हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट में, इस यूनिट में हम रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा, देखो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हैं। और ऑर्गेनिक स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करने का तरीका है मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में भी मैं आपसे बिल्कुल वही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। GOC 1 तक बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मतलब GOC 1 में तो ये बात होती है कि स्टूडेंट इवन और पूछते हैं कि सर और कोई सोर्स बताएं कि हम और ज़्यादा क्वेश्चन करें। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 स्टार्ट जब होता है, ये रिएक्शंस वाला पार्ट है, तो स्टूडेंट यहाँ पर उनका रिएक्शन एकदम ऑपोजिट हो जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 तक स्टूडेंट्स थ्योरी कम पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। लेकिन पार्ट 2 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, थ्योरी को ज़्यादा पढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम कम कर देते हैं। आपको ये नहीं करना स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में तो इवन आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पार्ट 1 से भी ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको रिएक्शंस को माइंड में, मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रखना है तो उसका एक ही तरीका है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शंस को ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने के लिए उसे रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। उसका केवल थ्योरी पार्ट का, मतलब रिएक्शंस का ही केवल रिवीजन करते रहते हैं। इससे आप रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, मेमोरी में रिटेन नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आपको रिटेन रखना है मेमोरी में, अगर आपका उसको रिटेन का पीरियड बढ़ाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए और इसी से ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के व्यूज़ होते हैं कि सर रिएक्शंस को तो याद ही करना है, तो ऐसा नहीं है। रिएक्शन के कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा और कंसेप्ट्स को आप समझें तो आपको रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आप ध्यान देना, जनरली होता क्या है रिएक्शंस में, जैसे आपको रिएक्टेंट्स गिवन है, सपोज X आपको एक रिएक्टेंट गिवन है और एक रिएक्टेंट Y आपको गिवन है, एंड द रिएक्टेंट X इज टू बी रिएक्टेड विद द रिएक्टेंट Y। X की रिएक्शन आपको Y के साथ करवानी है, ये एक रिएक्शन दी हुई है आपको। अब स्टूडेंट जब उस रिएक्शन को देखते हैं तो ठीक है, सामने उनको रिएक्टेंट दिख रहे हैं कि X रिएक्टेंट दिया हुआ है, Y रिएक्टेंट दिया हुआ है और X की रिएक्शन Y के साथ करवाना है, ये रिएक्शन सामने दिख रही है स्टूडेंट को। लेकिन उस रिएक्शन के देखने के साथ साथ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन भी होता है कि करें क्या इसका, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में तो एक बात सेट है कि रिएक्शन को तो याद करना है, तो ये रिएक्शन तो हमें याद नहीं है, अब इसको कैसे करें। देखो एक बात ध्यान देना, X की रिएक्शन Y के साथ आपको करवाना है, उसका प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये बात होती है कि हाउ टू इनिशिएट द रिएक्शन, हमें रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करना है। ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं आपको रिएक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं या जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो उन कुछ रिएक्शंस के लिए मैं बोलूँगा आपको कि आप डायरेक्ट मेमोराइज कर लें, उनको डायरेक्ट आप नेट रिएक्शन याद रख लें। लेकिन जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस हैं उनके कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे और उन कंसेप्ट्स में मेरा टारगेट सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि आपको मैं ये कंसेप्ट दे पाऊँ, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ कि हाउ टू इनिशिएट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम कैसे इनिशिएट करें, ये कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। बस इस पूरी यूनिट में आप इसी कंसेप्ट को समझें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप में से जो स्टूडेंट रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है वो प्रोडक्ट तक भी पहुँच सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, यूजुअली स्टूडेंट के माइंड में रिएक्शन को देख करके सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे भाई वो तो लास्ट की बात है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन को देखकर हमेशा आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं इस रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करूं। अगर आप यहां से रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द प्रोडक्ट, क्योंकि आप में से जो स्टूडेंट रिएक्शन को इनिशिएट करना जानता है वो प्रोडक्ट तक भी पहुंच जाएगा।
क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक रिएक्शन आपसे केवल और केवल इतना चाहती है कि आप उसे स्टार्ट कर दो। बाकी स्टार्ट करने के बाद में वो रिएक्शन खुद आपको प्रोडक्ट तक लेकर जाएगी। तो कंसेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि हमें एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को देख करके उसे इनिशिएट करना आना चाहिए। और मैं आपको इन रिएक्शंस वाले पार्ट में, इस रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में ये कंसेप्ट दूंगा कि एक रिएक्शन को देखकर हमें कैसे समझ में आएगा कि हाउ टू स्टार्ट द रिएक्शन, हाउ टू इनिशिएट द रिएक्शन। क्लियर हो रही बात है? अब आप ध्यान देना। देखो, एक और मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। देखो, आप हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक रिएक्शन के लिए एक अलग अलग कंसेप्ट माइंड में बनाते जाते हैं। आप सोचिए, एक एक रिएक्शन के लिए ऐसे अलग अलग कंसेप्ट आप माइंड में सेट करोगे तो ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं। कितने कंसेप्ट्स आप बनाओगे या कितनी रिएक्शंस को आप ऐसे याद करोगे? देखो, आप ध्यान देना, हम इंडिविजुअल रिएक्शन के बारे में बात ना करके हम रिएक्शंस की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जैसे आप याद करो, जब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था कि देयर आर सम ग्रुप्स व्हिच शो प्लस आई इफेक्ट एंड देयर आर सम ग्रुप्स व्हिच शो माइनस आई इफेक्ट। तो आप याद करें, मैंने जब आपको ग्रुप्स के बारे में प्लस आई और माइनस आई के बारे में बताया था तो मैंने आपको वहां पर भी कहा था कि हम इंडिविजुअल एक एक ग्रुप को याद नहीं रखेंगे कि कौन प्लस आई होता है, कौन माइनस आई होता है। हम ग्रुप्स को कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ग्रुप्स की बात करूं तो प्लस आई और माइनस आई के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हम याद रखेंगे? तो मैंने आपसे कहा था ग्रुप्स नहीं, इंडिविजुअल ग्रुप्स नहीं, हम ग्रुप्स की कैटेगरीज माइंड में रखेंगे। और उसके लिए मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई थी, 2 फॉर प्लस आई एंड 3 फॉर माइनस आई। तो कैटेगरीज आर लिमिटेड, ग्रुप्स आर वेरियस। तो ऐसे केस में मैंने आपसे कहा था आप कैटेगरीज माइंड में रखो, ताकि कोई भी ग्रुप अगर आपके सामने आ जाए तो 5 कैटेगरीज आपके पास हैं, उनमें से आप गिवन ग्रुप को कैटेगरी से रिलेट करो और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा प्लस आई और कौन सा माइनस आई ग्रुप है। ठीक वैसे ही मैं आपको इन रिएक्शंस के केस में भी कहूंगा कि हम रिएक्शंस को इंडिविजुअल नहीं, कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। और क्योंकि कैटेगरीज आर लिमिटेड, कैटेगरीज बहुत सारी नहीं है, रिएक्शंस बहुत सारी हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन कैटेगरीज बहुत सारी नहीं है। और अगर हम कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो हर कैटेगरी में, इन एवरी कैटेगरी आई विल गिव यू द कंसेप्ट हाउ टू इनिशिएट द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। मैं हर कैटेगरी में आपको ये कंसेप्ट दूंगा कि उस कैटेगरी में हम रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करें। बस फिर आपको क्या करना होगा, ये स्टडी करने के बाद में, डिस्कस करने के बाद में, कोई भी रिएक्शन अगर आपके सामने आती है तो जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की होंगी आपको उस गिवन रिएक्शन को एक पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेट करना होगा। और उस कैटेगरी में मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि कैसे आपको रिएक्शन को इनिशिएट करना है। बस वही कंसेप्ट अप्लाई करके आप रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएंगे तो आप प्रोडक्ट भी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू इनिशिएट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। और उसके लिए हम रिएक्शंस को कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। अब रिएक्शंस की कैटेगरीज को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि उन बेसिक कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन हमें आगे कैटेगरीज को स्टडी करने में रहेगी। तो इस बेसिक कंसेप्ट में मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड फिशन, ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप ध्यान देना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फिशन। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड फिशन की बात की जाए तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड फिशन जब होता है तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशंस। 2 तरह से हमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकेज मिलते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशन, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन ऑफ द टाइप इज होमोलाइसिस। One of the covalent bond fission type is homolysis, and homolysis is also called non-ionic bond cleavage. And the second type of covalent bond fission is heterolysis. Second is heterolysis.
Second is heterolysis, and heterolysis covalent bond fission is also called ionic bond cleavage. It is also called ionic bond cleavage. So we have two types of covalent bond fissions during organic reactions. One is homolysis and second is heterolysis. अब अगर बात की जाए होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस में डिफरेंस क्या होगा, तो आप ध्यान देना. सपोज there is a molecule XY and in this molecule the atoms X and Y are bonded through covalent bond. ध्यान देना, ये X और Y एक covalent bond के थ्रू bonded है और ऐसा हम मान रहे हैं कि यहाँ पर during the reaction that is suppose there is breakage of this covalent bond. ऐसा मान लेते हैं कि रिएक्शन के दौरान ये XY कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. क्या मैं कह सकता हूँ, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है, राइट. तो अब आप ध्यान देना, इस कोवेलेंट बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ, इस बॉन्ड के टू इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे. बस अब हमें ये देखना है कि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के जो टू इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स X और Y में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ब्रेकेज ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड. और अब आप ध्यान देना, सपोज देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स X एंड Y. आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि यहां पर XY बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में XY बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का X और Y के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब आफ्टर ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, इफ X is having one electron, and Y is also having one electron of the covalent bond. आप ध्यान देना, अगर ऐसा होता है कि इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में one electron is present on X and one electron is available on Y, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं that means there is equal distribution of electrons between X and Y. क्या ये बात समझ में आ रही है. और अब आप ध्यान देना, अगर यहाँ पर X और Y में इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं इस बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में X एंड Y पर चार्जेस कैसे होंगे. क्या चार्जेस X एंड Y पर हमें मिलेंगे. ध्यान देना, X एंड Y they will remain neutral. If before breakage of the covalent bond, if X and Y are neutral, after breakage of the bond still they will remain neutral. ऐसा क्यों? क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं कि इस बॉन्ड में, इस XY कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम कह रहे हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स हम किसके कंसिडर करेंगे. इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो टू इलेक्ट्रॉन्स हम किसके कंसिडर करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ X, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Y या वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच. कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी क्या कहती है, आप मुझे बता सकते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी क्या कहती है, ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टू इलेक्ट्रॉन्स आप X के काउंट करेंगे या टू इलेक्ट्रॉन्स आप Y के काउंट करेंगे या वन इलेक्ट्रॉन ऑफ X एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ Y. आंसर इज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ X एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ Y. ये मानते हैं, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन X का काउंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन Y का काउंट होगा, तो आफ्टर ब्रेकेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड X इज हैविंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड Y इज ऑल्सो हैविंग इट्स इलेक्ट्रॉन. जिन एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस बॉन्ड में कंसिडर किया था, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ X, वन ऑफ Y, तो X का इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है, Y का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल है. दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस नन ऑफ द एटम इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. ना तो X ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना Y ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है. और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, तो इट विल रिमेन न्यूट्रल. क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम पर चार्ज कब इंड्यूस होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे. तो यहां पर आप कह सकते हैं X और Y में ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. नन ऑफ द एटम इज लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन.
और अगर किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया है तो फिर तो हम कह सकते हैं दे विल रिमेन न्यूट्रल। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं दे विल रिमेन न्यूट्रल, देयर विल बी नो चार्ज ऑन एक्स एंड वाई। और अब आप ध्यान देना, द न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रल स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द न्यूट्रल स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। There will be a formation of free radical because free radicals are neutral species with unpaired electron। और ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर free radical का formation हुआ है, क्योंकि यहाँ पर neutral species का formation हुआ है, इसीलिए homolysis process is also called non-ionic bond cleavage। That's why it is also called non-ionic bond cleavage since there is formation of neutral species free radical। और अब आप ध्यान दें, यहाँ पर तो हमने कहा कि x और y में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर x और y में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, कैसे जरा ध्यान देना, सपोज अगेन वी आर हैविंग द मॉलिक्यूल x and y with the covalent bond between x and y, and as we know the covalent bond is formed by sharing of two electrons, and out of these two electrons one electron will be counted for x and one electron will be counted for y। और अब आप ध्यान देना, सपोज यहां पर ऐसा हो कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में सपोज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स वाई। ऐसा हम मान लेते हैं कि यहां पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाई पर ट्रांसफर हुए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान देना, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाई पर ट्रांसफर हुए हैं तो फिर तो इस केस में यहां पर आप कह सकते हैं नाउ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ इन दिस केस देयर इज unequal distribution of electrons between x and y। both the electrons are considered to be transferred towards y। तो ऐसे केस में अब हम कह सकते हैं after breakage of the covalent bond, now both the electrons of the covalent bond will be available on y। अब यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स y के पास अवेलेबल होंगे, ये समझ में आ रहा है। तो फिर तो इस केस में अब हम कह सकते हैं दैट मींस नाउ इन द प्रोसेस x इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड y इज गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। जो x का इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने बॉन्ड में कंसीडर किया था, क्या वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में x को मिला? नो, x ने वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां गया? y ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया। दैट मींस इन दिस प्रोसेस x इज लूजिंग इट्स वन इलेक्ट्रॉन and y is gaining its one electron, and if before breakage of the covalent bond x is neutral, after losing electron it will become positively charged। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि x पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। and y is gaining one electron if y is neutral before the breakage of covalent bond, after breakage of the covalent bond since it is gaining one electron it will become negatively charged। न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव और न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस। यहां पर अगर बात की जाए तो आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दिस केस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और ध्यान देना, सिंस इन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड क्लीवेज। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशन ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फिशन के दो टाइप्स हो गए, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। अब आप ध्यान देना, देखो ये जो टू टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ये आइडिया आपको सभी को है, ये आपके लिए कोई बहुत नई बात नहीं है और कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो ये बताना मेरा मेन टारगेट नहीं था, क्योंकि ये आइडिया तो आपको ऑलरेडी है। अब जो मैं यहाँ पर मेन बात करना चाह रहा हूँ उस बात को सुनिएगा। मेरा यहाँ पर मेन पॉइंट डिस्कशन का ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? मेरा क्वेश्चन आप सुनिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप
होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? अब आप ध्यान देना, देखो ये जब मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस कैसे डिसाइड होगा, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर इसमें होता है कि सर ईएन से डिसाइड कर लेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर इसमें होता है कि सर ईएन से डिसाइड कर लेंगे। भाई कैसे डिसाइड करेंगे? तो स्टूडेंट्स का ये रिप्लाई होता है कि सर ईएन अगर सेम होगी, अगर ईएन सेम होगी मतलब दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर सेम होगा, इक्वल होगा, तो ईएन अगर सेम होगी तो फिर तो होमोलाइसिस हो जाएगा, और ईएन अगर डिफरेंट होगी तो हेटेरोलाइसिस हो जाएगा। तो यूजुअली स्टूडेंट इसका आंसर ये देते हैं कि बॉन्ड फिशन का टाइप जो हम डिसाइड करेंगे दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ईएन ऑफ टू एटम्स। इफ ईएन इज इक्वल देयर विल बी होमोलाइसिस, एंड इफ ईएन इज डिफरेंट देयर विल बी हेटेरोलाइसिस। देखो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड फिशन का टाइप, ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस ये हम ईएन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, तो आप ध्यान देना आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ईएन इज not the main criteria to decide whether the type of bond fission in an organic reaction will be homolysis or heterolysis. EN is not the main criteria. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उस एग्जांपल से मैं केवल इस बात को जस्टिफाई करूंगा कि EN क्राइटेरिया नहीं है मेनली इस बात को डिसाइड करने का कि बॉन्ड फिशन होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा। मैं आपको एग्जांपल से इस बात को जस्टिफाई करके बताता हूँ, सुनिए। Suppose propene is reacted with HBr. Suppose propene is reacted with HBr. Now in this case, this reaction will be discussed in detail later on. ये रिएक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं रिएक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल मैं इस बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि EN is not the main criteria to decide whether the bond fission will be homolysis or heterolysis. आप ध्यान देना, इस रिएक्शन को जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे, इन दिस केस देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी हेटेरोलाइसिस। इस केस में हम आयंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, हेटेरोलाइसिस की बात करते हैं। और अब आप ध्यान देना, इफ द सेम रिएक्टेंट्स प्रोपीन एंड HBr, ध्यान देना, इफ द सेम रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, if the same reactants are reacted in presence of peroxide, मैंने फिर से वही रिएक्टेंट लिए प्रोपीन एंड HBr, लेकिन यहां पर अब मैंने चेंज कर दिया है, मैंने यहां पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले ली है। तो इस केस में आप ध्यान देना, नाउ इन दिस केस विल डिस्कस दैट द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी होमोलाइसिस। इस केस में हम आगे बात करेंगे जब डिटेल में रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन में बॉन्ड फिशन का टाइप जो होता है वो होमोलाइसिस होता है। और एग्जांपल देखो, if propene is reacted with chlorine, if propene is reacted with chlorine, हम डिस्कस करेंगे ये रिएक्शन भी, ये सब रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। मैं अभी रिएक्शंस का कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल इस बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप मेनली इस बात से डिसाइड नहीं होता है कि EN सेम है या EN इक्वल है। ये किस बात से डिसाइड होता है, ये मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। इस केस में हम बात करेंगे आगे कि इन दिस केस द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी हेटेरोलाइसिस। इस केस में हम बात करेंगे आगे कि द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी हेटेरोलाइसिस। और अब आप ध्यान देना, इफ द सेम रिएक्टेंट्स, फिर से मैं वही रिएक्टेंट ले रहा हूं प्रोपीन एंड इट इज टू बी रिएक्टेड विद क्लोरीन। मैं फिर से यहां पर सेम रिएक्टेंट्स ले रहा हूं, अगेन प्रोपीन एंड क्लोरीन, लेकिन अब मैं यहां पर ले रहा हूं हाई टेम्परेचर। This reaction is suppose carried out in temperature condition. तो आप ध्यान देना, reactants वही है, डिफरेंस क्या लिया है मैंने, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन। तो आप ध्यान देना, इस केस में बॉन्ड फिशन का टाइप जो होगा, नाउ इट विल गेट चेंज्ड। इन दिस केस द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी होमोलाइसिस। तो अब शायद इन एग्जांपल से आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि EN सेम तो होमोलाइसिस और EN डिफरेंट तो हेटेरोलाइसिस। देखो EN सेम तो होमोलाइसिस हो सकता है,
लेकिन EN में हेड्रोलाइसिस भी हो सकता है, और EN डिफरेंट में बिल्कुल हेड्रोलाइसिस हो सकता है, लेकिन EN डिफरेंट में होमोलाइसिस भी हो सकता है। इसका मतलब शायद इन एग्जांपल्स के बाद में ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि EN इज नॉट द मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड whether the type of bond fission will be homolysis or heterolysis during an organic reaction. और अब मैं आपको बताता हूं, it is actually reaction condition that mainly decides whether the type of bond fission will be homolysis or heterolysis. ये mainly reaction condition पे डिपेंड करता है। आप सोचिए मैं कर क्या रहा हूं, रिएक्शन कंडीशन ही तो चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन की बात की, यहां पर मैंने टेम्परेचर कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं विदाउट पेरोक्साइड की बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने पेरोक्साइड लिया है। तो वास्तव में अगर बात की जाए तो इट इज मेनली रिएक्शन कंडीशन दैट डिसाइड्स द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन। तो रिएक्शन कंडीशन ही डिसाइड करती है कि बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बट द मेन क्राइटेरिया इज रिएक्शन कंडीशन। EN can be the criteria, but that is not the main criteria. That is second criteria. Main criteria यहाँ पर क्या है? रिएक्शन कंडीशन। तो अब आप इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा, इसके लिए हमें क्या देखना होगा? रिएक्शन कंडीशन देखनी होगी। और अब आगे फिर हमें कंडीशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस एंड विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इस बात का आइडिया फिर हमें आगे होना चाहिए कि कौन सी कंडीशंस होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल है और कौन सी कंडीशंस हेटेरोलाइसिस के लिए फेवरेबल है। क्योंकि आप देखो, अगर आपको कंडीशंस का आइडिया है तो गिवन रिएक्शन में कंडीशन को देखकर आप बता सकते हैं कि बॉन्ड फिशन होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा। और आप देखो, अगर आप गिवन रिएक्शन में कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि बॉन्ड फिशन होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा, तो सपोज गिवन रिएक्शन में कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया द कंडीशन गिवन इन द रिएक्शन इज फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस। मान लेते हैं कि जो गिवन रिएक्शन में कंडीशन है वो हेटेरोलाइसिस के लिए अगर फेवरेबल है, तो आपको अगर ये समझ में आता है कि हेटेरोलाइसिस होगा, तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा इसका मतलब किस तरह की स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा? आयंस का। क्योंकि हेटेरोलाइसिस में हमने बात की देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन, इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस, द कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन विल बी कॉल्ड आयनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम क्या बात करेंगे? उसकी आयनिक मैकेनिज्म की बात करेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विल बी आयनिक मैकेनिज्म। और अगर गिवन रिएक्शन में आप रिएक्शन कंडीशन को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि इट इज फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस, तो होमोलाइसिस अगर होगा तो किस तरह की स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल्स का। और अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है तो दैट ऑर्गेनिक रिएक्शन विल बी कैटेगराइज्ड एज फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आप रिएक्शन कंडीशन को देखकर ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि बॉन्ड फिशन का टाइप क्या है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा या आयंस का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि फ्री रेडिकल बनेंगे तो मतलब रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हो जाएगी, और अगर आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आयंस बनेंगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिएक्शन की कैटेगरी को डिसाइड कर पाएंगे कि गिवन रिएक्शन की कैटेगरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की कैटेगरी है या फिर आयनिक मैकेनिज्म की कैटेगरी है। और मैंने आपसे क्या कहा? सबसे पहले आपको रिएक्शन को देखकर उसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको उसकी कैटेगरी समझ में आनी चाहिए, और दो मेन कैटेगरीज हमारे पास ये रहेंगी: आयनिक मैकेनिज्म, द रिएक्शंस, द ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हिच बिलोंग टू आयनिक मैकेनिज्म कैटेगरी, एंड द ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हिच बिलोंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैटेगरी। और ये आयनिक मैकेनिज्म होगी या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैटेगरी होगी, आप कैसे डिसाइड करोगे? बॉन्ड फिशन से। अगर होमोलाइसिस हुआ तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैटेगरी होगी, और अगर हेटेरोलाइसिस हुआ तो आयनिक मैकेनिज्म कैटेगरी होगी। क्वेश्चन है बॉन्ड फिशन कैसे डिसाइड करेंगे? रिएक्शन कंडीशन से। हम रिएक्शन कंडीशन देखकर डिसाइड करेंगे कि कंडीशन होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल है या फिर हेटेरोलाइसिस के लिए फेवरेबल है। तो इट इज मेनली रिएक्शन कंडीशन दैट डिसाइड्स वेदर द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। क्या पॉइंट समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। बस यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैं आपको कह रहा हूँ, आपको हेल्प करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में। आप ध्यान दें।
So in an organic reaction, the type of bond fission mainly depends on reaction condition. और अब मैं आगे बात कर रहा हूँ the conditions which are favorable for homolysis and the conditions which are favorable for heterolysis. ध्यान देना. The conditions favorable for और इसमें फर्स्ट में बात कर रहा हूं होमोलाइसिस. देखो होमोलाइसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो इसमें आप ध्यान देना. वन ऑफ द कंडीशन फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस इज हाई टेम्परेचर. One of the condition is high temperature. Second is presence of light. Third condition is presence of peroxide. Fourth condition is non-polar solvent, and the fifth condition is if attacking reagent is free radical. So these are the conditions which are favorable for homolysis. One of the condition is high temperature. Second is presence of light. Third is presence of peroxide, non-polar solvent, and if the attacking reagent is free radical. Now the conditions which are favorable for heterolysis are one of the condition is low temperature. One of the condition is low temperature. Second condition is presence of acid or base. Presence of acid or base. Third is polar solvent, and the fourth condition is if attacking reagent is ion. So these are the four conditions which are favorable for heterolysis and these are the conditions which are favorable for homolysis. और अब आप ध्यान देना, देखो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा या फिर हेटेरोलाइसिस होगा. और ये अगर आप डिसाइड कर सकते हैं तो होमोलाइसिस का मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और हेटेरोलाइसिस का मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा. तो फिर तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगी और आयंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म होगी. और इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन की कैटेगरी को डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि जो दो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसमें एक तो हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ विच कैटेगरी, दोज विच हैव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड रिएक्शंस ऑफ सेकंड कैटेगरी, दोज विच हैव आयनिक मैकेनिज्म. क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए. और इनिशिएट करने के लिए हम क्या देखेंगे, रिएक्शन की कैटेगरी देखेंगे. आ रहा है समझ में? अब पॉइंट यहां पर आता है
देखो ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है कि इन कंडीशंस को आपको याद कर लेना है, नो, हर कंडीशन का रीजन मैं आपको क्लियर करूंगा। बिल्कुल ये बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों हाई टेम्परेचर में हम होमोलाइसिस की बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर हेटेरोलाइसिस के लिए फेवरेबल क्यों है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होमोलाइसिस को कैसे फेवर करती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम होमोलाइसिस के लिए क्यों बात कर रहे हैं, या प्रेजेंस ऑफ लाइट होमोलाइसिस को कैसे फेवर करेगी, फ्री रेडिकल अगर अटैक करेगा तो होमोलाइसिस कैसे होगा, आयन अगर अटैक करेगा तो हेटेरोलाइसिस कैसे होगा, एसिड या बेस की प्रेजेंस हेटेरोलाइसिस को कैसे फेवर करेगी, पोलर सॉल्वेंट हेटेरोलाइसिस को कैसे फेवर करेगा, इन सब के रीजंस मैं आपको क्लियर करूंगा। और वो अगर आपको समझ में आ गए तो आप समझ लेना रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो की कंसेप्ट है वो यही होगा कि इन कंडीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्यों बात कर रहे हैं कि ये कंडीशंस होमोलाइसिस को फेवर करेंगी और ये कंडीशंस हेटेरोलाइसिस को फेवर करेंगी। क्लियर हो रही बात है? तो अब मैं वन बाय वन कंडीशन का रीजन आपको बताऊंगा कि क्यों ये कंडीशन होमोलाइसिस को और क्यों ये कंडीशन हेटेरोलाइसिस को फेवर कर रही है। अब इन कंडीशंस को समझने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसका बॉन्ड ब्रेक होने के दो रीजन हो सकते हैं। देखो बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एक तो हम बात कर सकते हैं कि बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो, और दूसरा हम बात कर सकते हैं कि बॉन्ड हम ब्रेक करें, मतलब आउटसोर्स से हम एनर्जी प्रोवाइड करें और बॉन्ड ब्रेक करें। बात समझना, दो तरह से बॉन्ड ब्रेक होने की हम बात कर सकते हैं। एक तो बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो और दूसरा हम बात करें कि बॉन्ड हम ब्रेक करें। पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि बॉन्ड इटसेल्फ कैसे ब्रेक होगा। आप ध्यान देना। देखो मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है XY, और इस XY मॉलिक्यूल में ऐसा मान लेते हैं कि बिकॉज ऑफ EN डिफरेंस Y इज सपोज डेल नेगेटिव एंड X इज सपोज डेल पॉजिटिव। ऐसा हमने कंसिडर किया है कि EN डिफरेंस के बेसिस पर Y पर डेल नेगेटिव चार्ज है और X पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। और अब आप ध्यान देना, देखो ये मॉलिक्यूल अगर एक ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए, ध्यान देना, अगर ये मॉलिक्यूल एक ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है जिसमें या तो बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है या फिर पोलैरिटी है। आप ध्यान देना, दिस मॉलिक्यूल इज सपोज हैविंग बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस मॉलिक्यूल इज सपोज हैविंग बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड और पोलैरिटी। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, या तो बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल हो मॉलिक्यूल में या फिर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी हो। बाइलेक्ट्रॉन और पोलैरिटी दोनों भी हो सकती है। अब आप ध्यान देना, देखो अगर इस मॉलिक्यूल में बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है या फिर पोलैरिटी है और ये मॉलिक्यूल अगर इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो आप ध्यान देना, देखो जैसे ही इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, यहां पर इस मॉलिक्यूल में X पर हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की एक तरह से आप कह सकते हैं पार्शियल वैकेंसी है। और ऐसा मॉलिक्यूल अगर एक ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए जिसमें या तो बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है या फिर पोलैरिटी है, तो आप ध्यान देना, मान लेते हैं अगर इसमें बाइलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पाई बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ वीक बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आप ध्यान देना, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। और ध्यान देना, अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं जिसमें एक मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और दूसरे मॉलिक्यूल में किसी एटम के ऑर्बिटल में वैकेंसी है, जैसे यहां पर हम कह सकते हैं कि X पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस X के ऑर्बिटल में पार्शियल वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, और इस वैकेंसी के साथ में अगर मॉलिक्यूल में ऐसा कोई एटम प्रेजेंट हो जिसके ऑर्बिटल में वैकेंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इस वैकेंसी के साथ में ये एक ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए जिस मॉलिक्यूल में या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या पोलैरिटी है, तो मान लेते हैं अगर इस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ध्यान देना इस केस में फिर क्या होता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है इसकी वैकेंसी के लिए। तो बात समझना, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए। और आप देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ
जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, क्या हम बात कर सकते हैं इस x पर जो पॉजिटिव चार्ज, जो डेफिशिएंसी है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, बता सकते हैं x और y में, अगर मैं इन x और y पर चार्जेस के साथ में, मेरा पॉइंट समझना, y पर डेल नेगेटिव चार्ज है और x पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इन चार्जेस के साथ में x और y की En को कंपेयर करता हूं, तो बता सकते हैं En किसकी ज्यादा है? क्या आपको लगता है कि En y की ज्यादा है? देखो, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट का आंसर ये हो। मेरा क्वेश्चन था कि विद दीज चार्जेस डेल नेगेटिव ऑन y एंड डेल पॉजिटिव ऑन x, विद दीज चार्जेस विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, x और y? हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, लेकिन आप ध्यान देना, अगर मैं चार्जेस के साथ में इनकी En को कंपेयर करूं तो हमारा आंसर होना चाहिए दोनों की En इक्वल है। क्योंकि आप याद करें, x और y में अगर हम ये बात करते हैं कि y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, तो दैट इज कंपैरिजन ओनली व्हेन बोथ आर न्यूट्रल। ये कंपैरिजन तो तब था जब x और y दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन आप सोचिए x और y दोनों न्यूट्रल हैं, दिस इज x, दिस इज y, एंड y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। अब En डिफरेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग स्टार्ट होगी टुवर्ड्स y। आप सोचिए, जैसे ही y की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, y विल एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज, और क्या मैं कह सकता हूं y पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इसकी En डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और पैरेलल में x पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो इसकी En बढ़ना स्टार्ट होगी। तो फिर तो क्या होगा? देखो, डेल नेगेटिव की वजह से y की En डिक्रीज हो रही है, x पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से इसकी En इंक्रीज हो रही है, और जब दोनों की En इक्वल हो जाएगी, वहां पर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग स्टॉप हो जाएगी। आप याद करें, तभी तो हम बात करते हैं कि En डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वो पार्शियल शिफ्टिंग होती है। ऐसा हमने डिस्कस किया है। याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि x और y में En डिफरेंस था जब वो न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे ही y पर नेगेटिव चार्ज और x पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, y की En डिक्रीज होना स्टार्ट हुई और x की En बढ़ना स्टार्ट हुई, और जब दोनों की En इक्वल हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुक जाएगी। लेकिन अब आप ध्यान देना, देखो, अगर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए जिसमें हम कह रहे हैं कि पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, तो होगा क्या? देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए, और ध्यान दें, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और क्या मैं कह सकता हूं, जैसे ही x का पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, x की En फिर से कम हो जाएगी, मतलब x और y में फिर से En डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर x और y में En डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई है, क्यों रुकी थी? ये En डिफरेंस जीरो होने की वजह से, दोनों की En इक्वल होने की वजह से। और En क्यों इक्वल हुई थी? क्योंकि y पर डेल नेगेटिव चार्ज और x पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, तो चार्जेस इंड्यूस होने की वजह से दोनों की En इक्वल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही x का पॉजिटिव चार्ज कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां से हम इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही x का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसकी En वापस कम होगी, और En कम होते ही x और y में फिर से En डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और En डिफरेंस अगर क्रिएट होगा, तो फिर तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई थी, वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और इस तरह से आप सोचिए, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर कंटिन्यू रहे, तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूसली शिफ्ट होता रहेगा, और फिर तो फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% टुवर्ड्स y ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां से एक y कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा y नेगेटिव के फॉर्म में। तो एक तो हम बात कर सकते हैं बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? कि मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करें, तो दो मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, x और y में En डिफरेंस क्रिएट होगा, और En डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होने का ये तरीका हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, और किस टाइप के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में या तो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना चाहिए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या पॉइंट समझ में आया? एक तरीका तो ये हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है,
और ये मॉलिक्यूल जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तो HCl में हम कह सकते हैं EN डिफरेंस की वजह से Cl पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और H पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होगी वो पार्शियल शिफ्टिंग होगी, क्योंकि एक स्टेज के बाद में Cl और H की EN इक्वल हो जाएंगी और EN इक्वल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुक जाएगी। अब आप देखो, जैसे ये HCl मॉलिक्यूल इथीन के कांटेक्ट में आएगा, क्या मैं कह सकता हूं इथीन के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? इथीन के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है और जैसे ही इस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी पार्शियल वैकेंसी के लिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ क्या मैं कह सकता हूं H का पॉजिटिव चार्ज कम होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही H का पॉजिटिव चार्ज कम होगा H और Cl में फिर से EN डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और EN डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहेगा तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहेगा, और फिर तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% टुवर्ड Cl ट्रांसफर हो जाएगा तो Cl यहां से सेपरेट हो जाएगा Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो एक बॉन्ड ब्रेक होने का तो ये तरीका हुआ जिसमें हम कह रहे हैं कि इट इज बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए एक ऐसा मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा जिसमें या तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल हो या फिर पोलैरिटी हो। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और क्या मैं कह सकता हूं अगर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर तो बॉन्ड फिशन का टाइप जो होगा दैट विल बी हेटेरोलाइसिस। इस केस में बॉन्ड फिशन का टाइप जो होगा दैट विल बी हेटेरोलाइसिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीटली शिफ्ट हुआ तो कंप्लीटली शिफ्ट होने के बाद में किस फॉर्म में सेपरेट होगा? आयन के फॉर्म में सेपरेट होगा, और अगर आयन के फॉर्म में सेपरेट हुआ तो द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विल बी हेटेरोलाइसिस। क्या पॉइंट समझ में आया? एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो इथीन रिएक्टेड विद क्लोरीन। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं है। आप कह सकते हैं ये दोनों क्लोरीन की EN यहां पर इक्वल है, ये एक तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपके पास है क्लोरीन। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं क्लोरीन हैज वैकेंट ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होता है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। और ध्यान देना अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर एक एटम ऐसा है जिसके पास वैकेंसी है, वो अगर दूसरे एक ऐसे एटम के कांटेक्ट में आ जाए जिसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, तो ऐसे में क्या होगा? देखो जैसे ही मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा यहां से लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए। और अब आप ध्यान देना जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा क्या मैं कह सकता हूं ये क्लोरीन न्यूट्रल से क्या बनेगा? नेगेटिव। इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं दिस क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर तो इस क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और इस क्लोरीन पर शायद आप सोच रहे हैं डेल पॉजिटिव, नो, इस क्लोरीन पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये क्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ना ये क्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप देखो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से ये क्लोरीन तो बना डेल नेगेटिव और ये क्लोरीन न्यूट्रल। क्या मैं कह सकता हूं अगर एक क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज है और एक क्लोरीन अगर न्यूट्रल है तो फिर तो दोनों की EN में डिफरेंस आ जाएगा। देखो जब तक दोनों क्लोरीन न्यूट्रल थे तब तक दोनों की EN इक्वल थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ इस क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, दूसरा क्लोरीन न्यूट्रल। अब एक क्लोरीन तो न्यूट्रल है, एक क्लोरीन न्यूट्रल से बना डेल नेगेटिव, जैसे ही वो डेल नेगेटिव बनेगा तो उसकी EN कम हो जाएगी, मतलब दोनों क्लोरीन में EN डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही ये EN डिफरेंस क्रिएट होगा यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस केस, क्योंकि ये क्लोरीन अगर न्यूट्रल है और इस पर अगर डेल नेगेटिव चार्ज हुआ तो न्यूट्रल क्लोरीन की EN डेल नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन से ज्यादा होगी, और इस EN डिफरेंस के बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहे तो फिर तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता रहेगा, और एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्लोरीन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा Cl- के फॉर्म में। क्या मैं कह सकता हूँ इस तरह से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा, एंड इट इज ब्रेकेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस इज वन ऑफ द वे दैट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक होने का एक तरीका हुआ, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब ये एक ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है जिसके पास या तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो या फिर पोलैरिटी हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है?
अब आप ध्यान देना, देखो मान लेते हैं यहां पर हम फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हम यहां पर फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, लेकिन इस बार मैं यहां पर इथीन की जगह कंपाउंड ले रहा हूं मीथेन। अब मैं इस बार यहां पर मीथेन की बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान देना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर मीथेन के कांटेक्ट में आता है, अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल मीथेन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या मैं कह सकता हूं मीथेन के पास ना तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ना मीथेन में पोलैरिटी है। क्या मैं कह सकता हूं मीथेन मॉलिक्यूल, या क्या मैं कह सकता हूं एल्केन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो फिर तो यहां पर मीथेन में ना तो पोलैरिटी है और ना लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ऐसे में आप देखो, अगर ये क्लोरीन इसके कांटेक्ट में भी आता है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो पॉसिबल नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ऐसे मॉलिक्यूल से पॉसिबल है जिसमें या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो या फिर पोलैरिटी हो। दोनों ही कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं मीथेन मॉलिक्यूल में एब्सेंट है, देयर इज नो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर इज नो पोलैरिटी एट ऑल। तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक होने की बात कर रहे थे, वो तो यहां पर नहीं हो पाएगा, और जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक रिएक्शन तो इनिशिएट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अब अगर हम यहां पर ये रिएक्शन चाहते हैं कि क्लोरीन मीथेन से रिएक्ट करें, तो इस बार बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वो इटसेल्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन इस केस में अब बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तरह से हम कह सकते हैं बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब आउटसोर्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, और उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बात कर सकते हैं थर्मोलाइसिस, या फिर हम बात कर सकते हैं फोटोलाइसिस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस केस में या तो हम बात कर सकते हैं थर्मोलाइसिस की, या फिर हम बात कर सकते हैं फोटोलाइसिस की। देखो, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे या तो हीट के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, दैट इज थर्मोलाइसिस प्रोसेस, या फिर हम इसे ब्रेक करेंगे फोटोलाइसिस के थ्रू, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं टेम्परेचर के थ्रू, मतलब बाय हीट, या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स। इसका मतलब यहां पर आउटसोर्स से हम एनर्जी प्रोवाइड करके बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, मतलब इस केस में हम कह सकते हैं बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज ईदर थ्रू फोटोलाइसिस प्रोसेस और थ्रू थर्मोलाइसिस प्रोसेस, तो मेरा क्वेश्चन है कि बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या हम भी इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में ईएन डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम भी क्या इन दोनों क्लोरीन में ईएन डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? क्या आंसर है नो, हम तो ईएन डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना इसमें। देखो, यहां पर अगर मैंने ईएन डिफरेंस क्रिएट होने की बात की थी, तो उसका रीजन था इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि उससे इस न्यूट्रल क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। यहां पर अगर मैंने ईएन डिफरेंस क्रिएट होने की बात की थी, तो अगेन इट वाज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, लेकिन यहां पर तो एज सच कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, मतलब फोटोलाइसिस के थ्रू, प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स, या थर्मोलाइसिस के थ्रू, टेम्परेचर, हीट के थ्रू, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि हम तो यहां पर दोनों क्लोरीन में कोई ईएन डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू क्लोरीन्स। इन दो क्लोरीन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स थी तो है, तो ये जो दोनों क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और अगर इस अट्रैक्शन के थ्रू हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, तो हम तो दोनों क्लोरीन को कह रहे हैं आप सेपरेट हो जाओ। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर इस अट्रैक्शन के थ्रू हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो दोनों क्लोरीन्स का जब सेपरेशन होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं सेपरेशन के टाइम पर दोनों की ईएन इक्वल होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि हम तो इस तरह से ईएन डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों का सेपरेशन के टाइम पर ईएन इक्वल होगी, और ईएन अगर इक्वल होगी तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की पावर इक्वल होगी, मतलब दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में सेपरेट होंगे। और दोनों अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में सेपरेट होंगे, तो फिर तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फिशन का टाइप जो होगा दैट विल बी होमोलाइसिस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस केस में बॉन्ड फिशन का टाइप जो होगा दैट विल बी होमोलाइसिस। और अगर होमोलाइसिस होगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं यहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा।
तो ये बात हुई देखो रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने की। रिएक्शन में बॉन्ड दो तरह से ब्रेक हो सकते हैं, या तो बॉन्ड हम ब्रेक करें थर्मोलाइसिस या फोटोलाइसिस, या फिर बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होगा, और बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट या थर्मोलाइसिस, तो फिर उस केस में क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। ये रिएक्शंस का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है कि जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट और टेम्परेचर, तो प्रोसेस कैसा होगा, होमोलाइसिस होगा। और अगर बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हुआ, कैसे, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बाय द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे केस में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। तभी तो आप सोचिए अगर बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा होमोलाइसिस होगा, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और टेम्परेचर कंडीशन। तभी तो आप सोचिए हम बात करते हैं कि हाई टेम्परेचर कंडीशन, ध्यान देना, हाई टेम्परेचर कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, दीज आर फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो आप सोचिए होमोलाइसिस के लिए जो पहली दो कंडीशंस मैंने यहां पर लिखी हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हाई टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, हम आउटसोर्स से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। और अगर बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो जब हम यहां पर एटम्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पर दोनों की En इक्वल है, और En अगर इक्वल है तो फिर तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, क्योंकि दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एटम्स सेपरेट होंगे, और इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अगर एटम्स का सेपरेशन हुआ तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इज कॉल्ड होमोलाइसिस। ये रीजन है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट आर फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। क्या पॉइंट समझ में आया? जबकि आप सोचिए लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। आप सोचिए यहां पर हम कह रहे हैं कि जो लो टेम्परेचर है वो हेटेरोलाइसिस के लिए फेवरेबल है। ऐसा क्यों? जरा इस बात को समझना। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस एंड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? क्या आप इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि जब हम बॉन्ड को हाई टेम्परेचर पर ब्रेक करेंगे तब तो होमोलाइसिस होगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर देकर ब्रेक करेंगे तो हेटेरोलाइसिस होगा? ध्यान देना, अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। देखो आप ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पर हाई टेम्परेचर लिखा है तो इसका मतलब आप समझ लें हम आउटसोर्स से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम हीट के थ्रू बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। और अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब तो बॉन्ड फिशन कैसा होगा, होमोलाइसिस होगा। और अगर मैंने यहाँ पर लो टेम्परेचर लिखा है तो लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि अब भी हम टेम्परेचर देकर के बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बस धीरे धीरे टेम्परेचर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। लो टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो रहा है, हमें आउटसोर्स से हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम आउटसोर्स से टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और आप सोचिए अगर लो टेम्परेचर का मतलब है कि बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो रहा है, देखो इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो इथीन की रिएक्शन आप क्लोरीन से करा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड हमें ब्रेक करना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इसमें लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहां पर एटम के पास वैकेंसी है। जैसे एक वैकेंसी वाला एटम एक ऐसे एटम के कांटेक्ट में आता है जिसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है वैकेंसी के लिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, ईएन डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग स्टार्ट होगी और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये रिएक्शन एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन होगी। और आप सोचिए नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन हुई तो क्या यहां पर बॉन्ड हमने ब्रेक किया? क्या? नो, बॉन्ड हमने ब्रेक नहीं किया है। नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर कहने का मतलब है बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। और क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो बॉन्ड फिशन का टाइप कैसा होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। ये रीजन है कि लो टेम्परेचर में हम हेटेरोलाइसिस की बात करते हैं, जबकि अगर मैं हाई टेम्परेचर लिख रहा हूं तो हाई टेम्परेचर का मतलब अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। जैसे यहां पर अगर आप मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन चाहते हैं तो इस रिएक्शन को हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, हमें यहां पर टेम्परेचर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर कंडीशन में होगी या प्रेजेंस ऑफ लाइट हाई टेम्परेचर कंडीशन में होगी, इसका मतलब बॉन्ड इस बार हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तब तो होमोलाइसिस प्रोसेस होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये रीजन है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट आर फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस एंड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। लो टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो रहा है। और बॉन्ड अगर अपने आप ब्रेक हुआ है
तो रखे रखे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा ना, अपने आप ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो पक्का हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होगा। क्या समझ में आया? तो ये मैंने आपको यहाँ पर पहली दो कंडीशंस होमोलाइसिस की एक्सप्लेन की है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। इनका मतलब यही है कि बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। दिस इज थर्मोलाइसिस प्रोसेस एंड दिस इज फोटोलाइसिस प्रोसेस। एंड थर्मोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस प्रोसेस में बॉन्ड फिशन का टाइप कैसा होगा? होमोलाइसिस होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर लो टेम्परेचर हम लिख रहे हैं तो लो टेम्परेचर का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम आउटसोर्स से बॉन्ड ब्रेक कर ही नहीं रहे हैं, बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो रहा है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो वो बॉन्ड फिशन कैसा होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। क्या समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड की प्रेजेंस होमोलाइसिस को कैसे फेवर करती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। जैसे आप देखो इस केस में मैंने आपसे कहा कि यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना पड़ेगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब फोटोलाइसिस या फिर टेम्परेचर कंडीशन। और ध्यान देना इसके लिए मैं प्रैक्टिकल वैल्यूज लिख रहा हूं, टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो थर्मोलाइसिस प्रोसेस में जो टेम्परेचर हमें यहां पर रिक्वायर्ड होता है वो अप्रोक्स 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो फोटोलाइसिस का ऑप्शन है या फिर थर्मोलाइसिस का ऑप्शन है। अब मान लो आपको लेबोरेटरी में रिएक्शन करवाना है इस मीथेन की क्लोरीन के साथ में, और उसके लिए हमने कहा भाई रिएक्शन कंडीशन हमें क्या रिक्वायर्ड है? फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस। मान लेते हैं कि आप लैब में गए और लैब असिस्टेंट ने आपको बोल दिया भाई ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम रिएक्शन कंडीशन यहां पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करें? फिर हमें रिएक्शन तो करवानी है। मान लो हमने कहा भाई फोटोलाइसिस, बोले नहीं हम नहीं कर पाएंगे, फोटोलाइसिस की ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमने कहा चलो थर्मोलाइसिस का ऑप्शन ले लेते हैं। हमने कहा भाई थर्मोलाइसिस का ऑप्शन कर लें, तो ये पूछा, मान लो लैब असिस्टेंट ने हमसे पूछा कि कितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। हमने कहा भाई हमें अप्रोक्स 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। हो सकता है वो कहे कि नहीं इतना टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, एपरेटस हमारे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करें? इतना टेम्परेचर अगर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो अब हमारा क्वेश्चन ये होगा उस लैब असिस्टेंट से कि क्या कम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो? बोले कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है? हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास। बोला हाँ उतना तो मैं मेंटेन कर सकता हूँ। मान लो लैब असिस्टेंट हमें ये कह दें कि हाँ मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास तो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता हूँ। तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की तैयारी करो, रिएक्शन हम करवाएंगे। अब क्वेश्चन रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे? हमने तो कहा टेम्परेचर के केस में, थर्मोलाइसिस के केस में हमें 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को, और हम कह रहे हैं कि हम तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्टार्ट करवाने वाले हैं। यस हम करवाएंगे। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे? ध्यान देना, इसके लिए हम यहाँ पर रिएक्शन में क्या करेंगे? पेरोक्साइड मिक्स कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर रिएक्शन में क्या करेंगे? पेरोक्साइड मिक्स कर देंगे। क्वेश्चन है पेरोक्साइड मिक्स करने से क्या होगा? आप ध्यान देना, एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप मीथेन की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन को तो इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिएक्शन को डायरेक्ट इनिशिएट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो तो हमें 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहां पर पेरोक्साइड साथ में मिक्स कर दिया तो इस बार वास्तव में मैं क्या करने वाला हूं? जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैं बॉन्ड ब्रेक करने वाला हूं, मैं करूंगा तो थर्मोलाइसिस, लेकिन इस बार इस थर्मोलाइसिस में जो बॉन्ड मैं ब्रेक करने वाला हूं वो बॉन्ड में डायरेक्ट क्लोरीन का नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो जो मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना था वो 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना था, लेकिन वो तो हमारे लैब असिस्टेंट ने बोल दिया कि मैं उतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की तैयारी करो, रिएक्शन हम करवाएंगे। हम उसमें क्या करेंगे? पेरोक्साइड मिक्स कर देंगे, क्योंकि इस बार मैं बॉन्ड क्लोरीन का ब्रेक करूंगा ही नहीं। इस बार जो बॉन्ड ब्रेक करूंगा वो मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन में पेरोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक करूंगा। क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज की अगर बात की जाए तो पेरोक्सी लिंकेजेस आर वीक लिंकेजेस। जो पेरोक्सी लिंकेजेस होते हैं, जो पेरोक्सी बॉन्ड्स होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो होगा क्या? देखो वास्तव में यहां पर अगर बात की जाए तो बॉन्ड तो हम ही ब्रेक कर रहे हैं, थर्मोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार क्योंकि टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया है तो मैंने साथ में पेरोक्साइड मिक्स कर दिया, क्योंकि इस बार जो बॉन्ड मैं ब्रेक करने वाला हूं
वो क्लोरीन का नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मुझे इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इस बार मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा पेरोक्साइड का, और क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेज वीक होते हैं, लोन पे रिपल्शन आपने पढ़ा होगा, लोन पे रिपल्शन से पेरोक्सिल लिंकेजेस होते हैं वो वीक होते हैं। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, तो मुझे कम टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब आप ध्यान देना, इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। और क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बॉन्ड तो मैं ही ब्रेक कर रहा हूँ, और जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, होमोलाइसिस। इसका मतलब यहाँ पर होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, और इस होमोलाइसिस प्रोसेस में यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस होमोलाइसिस प्रोसेस में यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। और अब आप ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या किया, पेरोक्साइड मिक्स किया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और ध्यान देना, पेरोक्साइड जो मैं यहाँ पर मिक्स करूंगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिक्स करूंगा, ट्रेसेस अमाउंट में मैं यहाँ पर मिक्स करूंगा, वेरी लेस। अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यूज की बात करूं तो अप्रॉक्स 0.02%, बहुत ही कम हम यहाँ पर पेरोक्साइड मिक्स करते हैं। हुआ क्या, देखो हमने इस पेरोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक कर लिया, और ये क्योंकि कम टेम्परेचर पर इसलिए ब्रेक हो पा रहा है क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेजेस होते हैं वो वीक होते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और होमोलाइसिस में यहाँ पर क्या मिला, हमें फ्री रेडिकल मिला। बस अब हमारा काम हो चुका है, क्योंकि जैसे ही आरओ डॉट बनेगा, क्या मैं कह सकता हूं, दिस फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी एनर्जी जो है दैट इज वेरी हाई। यहां पर हम कह सकते हैं इट इज हाई एनर्जी स्पीशीज। ये यहां पर हाई एनर्जी स्पीशीज है। तो ऐसे में क्या हुआ, देखो जैसे ही इस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये इटसेल्फ हाईली रिएक्टिव है, तो ये स्टेबलाइज होने के लिए खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और अब आप देखो, क्योंकि मैंने यहां पर ईथर ट्रेसेस अमाउंट में यूज किया है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज किया है, तो क्या मैं कह सकता हूं उसके करस्पॉन्डिंग जो आरओ डॉट बनेंगे वो भी बहुत कम क्वांटिटी में बनेंगे। लेकिन जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, मीथेन एंड क्लोरीन, रिएक्टेंट्स तो देखो डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट में होंगे। तो क्योंकि इनका अमाउंट ज्यादा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि जो आरओ डॉट बनेगा, वो आरओ डॉट कौन से मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, डेफिनेटली उस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इसकी जो ज्यादा अमाउंट में। और ज्यादा अमाउंट में कौन है, मीथेन एंड क्लोरीन। क्योंकि अगर मैं बात करूं R2O2, तो R2O2 इटसेल्फ ट्रेसेस अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये अगर कम क्वांटिटी में है, तो जो आरओ डॉट बनेगा वो भी कम क्वांटिटी में होगा। तो फिर तो हो सकता है कि आरओ डॉट या तो इस मीथेन के कांटेक्ट में आ जाए या फिर क्लोरीन के कांटेक्ट में आ जाए। और ध्यान देना, जैसे ये फ्री रेडिकल रिएक्टेंट के कांटेक्ट में आएगा, मान लेते हैं क्लोरीन के कांटेक्ट में आया, तो जैसे ये यहां पर क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा, या मान लो आप मीथेन के कांटेक्ट में आया, किसी भी एक के कांटेक्ट में ले लो, आप यहां पर मान लेते हैं मीथेन के कांटेक्ट में आया, किसी भी एक के कांटेक्ट में ले लो, कोई भी ले लो। इसको मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा कि किसके साथ में हमें रिएक्शन पहले लेनी है, प्रेफर किसके साथ में करनी है, ये सब आगे मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। आप ध्यान देना, ये अगर इन दोनों में से किसी के भी कांटेक्ट में आ जाए, चलो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं मीथेन के कांटेक्ट में आ जाए, तो देखो फ्री रेडिकल इज हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज। और ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल अगर एक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो ये उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल स्पीशीज एंड इटसेल्फ इट इज हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज। इसकी एनर्जी बहुत हाई है। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए, ये अगर इसके कांटेक्ट में आया और इसका बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, या मान लो ये अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में आया और इसका बॉन्ड अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो आप बता सकते हैं फ्री रेडिकल जब कांटेक्ट में आएगा तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस। तो एक बात बताओ, फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? क्या मैं कह सकता हूं इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज होने के लिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां पर इनकम्प्लीट है, इसे स्टेबलाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। मतलब आप कह सकते हैं ये फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज की सर्च में है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एंड द स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड फ्री रेडिकल। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। और आप सोचिए, इस फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल मिले
तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा? जब बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा। तो फिर तो यहां पर बॉन्ड फिशन का टाइप क्या हो जाएगा? होमोलाइसिस हो जाएगा, ताकि फ्री रेडिकल का जनरेशन हो, और जब फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा तो ये फ्री रेडिकल उसके साथ कंबाइन होकर अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तभी तो हम कहते हैं whenever attacking species is free radical, whenever attacking species is free radical, the type of bond fission is homolysis. फ्री रेडिकल जब भी अटैक करेगा बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा? होमोलाइसिस। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज होने के लिए फ्री रेडिकल ही चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज होने के लिए फ्री रेडिकल चाहिए, इसलिए बॉन्ड फिशन का टाइप कैसा होता है? होमोलाइसिस होता है। तभी तो ये भी तो एक पॉइंट दिया जाता है ना, तभी तो हम एक पॉइंट ये भी देते हैं, देखो कि when attacking reagent is free radical, the type of bond fission will be homolysis. आ रहा है समझ में? तो आप ध्यान देना, क्योंकि ये यहाँ पर हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज है, और फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज है, जिस भी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा वहां पर ये बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा? होमोलाइसिस होगा। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ये जाकर के यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले मुझे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, जिस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, आप ध्यान देना, जिस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मुझे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, उस रिएक्शन को मैंने किस टेम्परेचर कंडीशन में इनिशिएट कर दिया? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनिशिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेरोक्साइड। तो क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज वीक होते हैं, तो ऐसे में अगर आपको कहीं पर रिएक्शन में थर्मोलाइसिस की रिक्वायरमेंट है, मतलब हीट के थ्रू बॉन्ड ब्रेक करना है, और वहां पर अगर आप ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? पेरोक्साइड मिक्स करके रिएक्शन को इनडायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट अगर रिएक्शन को इनिशिएट करना है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पेरोक्साइड मिक्स करके पहले उसका बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और पेरोक्सी लिंकेज क्योंकि वीक होते हैं तो कम टेम्परेचर कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्री रेडिकल बनेगा, वो फ्री रेडिकल फिर हमारे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज हाउ पेरोक्साइड विल हेल्प होमोलाइसिस प्रोसेस। इस तरह से पेरोक्साइड हमें रिएक्शन में क्या करता है? होमोलाइसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तभी तो हम बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज आल्सो अ फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। क्या समझ में आई बात? ये तो देखो, ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। हाई टेम्परेचर मतलब एक तरह से थर्मोलाइसिस प्रोसेस है, मतलब हीट के थ्रू हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, चाहे वो थर्मोलाइसिस हो या फोटोलाइसिस हो, बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा? होमोलाइसिस। एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया अटैकिंग रिएजेंट अगर फ्री रेडिकल है, तो क्योंकि फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज होने के लिए क्या चाहिए? फ्री रेडिकल चाहिए, इसलिए जब भी फ्री रेडिकल अटैक करता है होमोलाइसिस करके फ्री रेडिकल जनरेट करता है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसके पैरेलल में मैंने आपको इसमें ये कंडीशन एक्सप्लेन की है कि हाउ लो टेम्परेचर कंडीशन इज फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का है, तो इसका मतलब बॉन्ड आपने ब्रेक ही नहीं किया है, वास्तव में बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हुआ है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। तो ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन की है, अभी इसमें कुछ कंडीशंस और डिस्कस करना बाकी है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, सारी कंडीशंस मैं आपको क्लियर करूंगा, और जो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इन्हीं की एप्लीकेशंस फिर आपको आगे रिएक्शंस में मिलेगी। ये जो मैं रिएक्शंस के एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे एग्जांपल्स रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, तो ये तो कंसेप्ट आगे फिर रिपीट होगा, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कि इन कंडीशंस में होमोलाइसिस और इन कंडीशंस में हेटेरोलाइसिस कैसे होते हैं। तो ये कुछ कंडीशन आपको क्लियर हुई, बाकी और भी कंडीशंस हैं वो भी आगे डिस्कस करूंगा, तो आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर बात ये?